हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त का जमना और विघटन मींस ब्लड क्लॉटिंग एंड डिसरप्शन। यानी कि रक्त का जो थक्का बनने की प्रक्रिया है ये और वो किस तरीके से टूटता है, जो टूटने की प्रक्रिया है और उसकी जो थक्का बनने की प्रक्रिया है, तो ये इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि आपका ये वाला जो है चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया है, बट उसमें अभी एक टॉपिक बचा हुआ था ये ब्लड क्लॉटिंग एंड डिसरप्शन का। तो ये हम फटाफट पढ़ लेते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रक्त का जमना यानी कि रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, वो देख लेते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग की। अब देखिए क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है कि रक्त वाहिनियां यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब टूट जाती हैं या फिर कट जाती हैं या फिर चोट वगैरह लग जाती है तो उससे क्या होता है कि खून बहने लगता है, जो कुछ देर बाद में अपने आप ही बंद हो जाता है। ये आपने देखा ही होगा, नॉर्मल प्रोसेस है। और ये क्रिया जो होती है मतलब क्यों होती है, कैसे होती है, ये क्रिया रक्त का वायु के संपर्क में आने पर जम जाने से संभव हो पाती है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको चोट लगती है, अगर खून बह रहा है तो फिर क्या होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है रक्त, तब जो है वो आपका जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त का बहना रुक जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रक्त स्तंभन या फिर हीमोस्टैसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं, रक्त का थक्का जो बनने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं रक्त स्तंभन या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे हीमोस्टैसिस। ठीक है, तो यानी जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है हीमोस्टैसिस। अब रक्त का जमना या थक्का बनना ये बहुत ही मतलब एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया आप कह सकते हो कि है, और ये एक मतलब श्रृंखला में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें कि 3 चरण होते हैं। ठीक है, मतलब 3-4 चरण होते हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। इस चरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये जो है इसमें आप प्रोसेस देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि इंजरी या फिर रप्चर हो रहा है। जो ब्लड वेसल्स है यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो रप्चर हो गई, यानी कि कट फट गई हैं, टूट फूट गई हैं, या फिर चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से, या फिर किसी भी तरीके से वो डैमेज हो गई हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब जो सेकंड वाला स्टेप है उसमें क्या हो रहा है कि सामान्यतः जो उत्को क्या तो टूट फूट हो रहा है या फिर रक्तवाहिनी से रक्त बहने के कारण रक्त वाहिनियां क्या होती हैं, संकुचित होने लगती हैं और जो रक्त का प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है। जब भी इंजरी या फिर डैमेज होता है तो फिर जो रक्त वाहिनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और रक्त का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स अराउंड वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द डैमेज्ड एरिया। तो ऐसे ही प्रोसेस होती है जब भी कहीं पर आपको चोट लगती है या फिर ऑटोमेटिकली जो रप्चर हो रही है ब्लड वेसल्स, तो फिर क्या होता है कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं और जो रक्त का प्रवाह यानी कि रक्त का जो बहना है वो धीमा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो दूसरे चरण में यानी कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, रक्त का थक्का बनने के दूसरे चरण में प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों से बाहर निकल आते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि रक्त वाहिनी से बाहर निकल आते हैं और फूल करके यानी कि वो स्वेल कर जाते हैं और आसपास के जो संयोजी ऊतक हैं मींस कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके कोलेजन से चिपक जाते हैं। कोलेजन जो कि प्रोटीन होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू के जो कोलेजन हैं उनसे जो रक्त वाहिनियों मतलब प्लेटलेट्स हैं वो उनसे चिपक जाते हैं रक्त वाहिनी से बाहर निकल करके। ओके, अब लगभग 1 मिनट में ये प्लेटलेट्स का एक प्लग बन जाता है। ठीक है, तो प्लग बन जाता है। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहां पर ये पिक्चर है जो ये थर्ड वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देख सकते हो प्लेटलेट प्लग लिखा हुआ है। तो यही होता है कि प्लेटलेट का
प्लग बन जाता है। ठीक है, प्लेटलेट का क्या होता है, वो बाहर निकल आते हैं और जो है स्वेल कर जाते हैं और वो संयोजी ऊतक के कोलेजन से चिपक जाते हैं और वो जो है प्लग बना लेते हैं, प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है। ठीक है, अब जब ये प्लग बन जाता है तो ये रक्तवाहिनी के जो टूटे फूटे या फिर कटे फटे जो भी छिद्र हो गए हैं उनको बंद कर देते हैं। जहां पर भी चोट लगी हुई है, जहां पर कट गया है, वहां पर ये जब प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है तो वो उस जगह को, जहां पर छिद्र हो गया है, उस जगह को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त का बहना रुक जाता है। अब इस प्रक्रिया को, ये जो प्लेटलेट्स जो इकट्ठा हो करके प्लग बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना एक जगह पर, एग्रीगेट करना। एग्रीगेशन, ओके। तो यही जो प्लेटलेट्स प्लग बना लेते हैं उसी को ये बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, जिसकी वजह से रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है, वो है रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। ठीक है, अब तो ब्लड का बहना जो है वो रुक गया है। अब क्या हो रहा है कि जो थक्का बन रहा है, जिसको कि रक्त स्कंदन भी बोलते हैं, तो वो प्रोसेस, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों के बहुत ज्यादा जो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत चोट लगी है या फिर डैमेज हुआ है ब्लड वेसल्स, तो क्या होता है, तब तो प्लेटलेट्स जो है प्लग बना करके और रक्त का बहना रोक देते हैं। लेकिन जब चोट अधिक लग जाती है, यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो प्लेटलेट है वो प्लेटलेट प्लग जो बना रहा है उससे रक्त का स्राव यानी कि रक्त का बहना नहीं रुक पाता है। ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, रक्त का थक्का बनने की काफी जटिल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब प्लेटलेट्स अब इनको रक्त के बहने को नहीं रोक पाएगा, उस तब जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसे कि कोगुलेशन फेज बोलते हैं, यानी कि स्कंदन प्रावस्था बोलते हैं। इसको स्कंदन प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो इस अवस्था को, इस फेज को कोगुलेशन फेज कहते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं, बहुत सारे कारक हैं, तो चलिए उनको हम जान लेते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा, पिक्चर से भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, इंजरी हुई, डैमेज हुआ और वेसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट की, संकुचन हुआ इनमें। फिर इसके बाद में ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग बना जो रक्त का बहना रोक रहा है। और फिर लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर फाइब्रिन, यानी कि फाइब्रिन क्लॉट हो रहा है, फाइब्रिन बन रहा है, वो एक जाल जैसी संरचना बना लेता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। ओके, तो अब इसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि अब ये प्रोसेस कैसे होती, जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रिनोजन, पहला है फाइब्रिनोजन। ओके, फाइब्रिनोजन, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब फाइब्रिनोजन क्या है, ये प्रोटीन, मतलब ये एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रोटीन है। ये हमने जब स्टार्टिंग में ब्लड आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं रक्त में। तो फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि आपके यकृत में बनता है। कहाँ बनता है ये फाइब्रिनोजन कहाँ बनता है, यकृत में, यानी कि लिवर में।
फाइब्रिनोजन यकृत में बनता है। अब इस प्रोटीन को रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने की जो क्रिया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत जरूरी माना जाता है। और रक्त में थक्का बनने के बाद बाकी द्रव को सीरम कहते हैं। जब रक्त का थक्का बन जाता है यानी कि ब्लड क्लॉट कर जाता है तो आपने देखा होगा कि एक लिक्विड जैसा जो है, चिपचिपा और लिक्विड जैसा जो है, जो द्रव निकलता है उसको बोलते हैं सीरम। यानी थक्का बनने के बाद जो बाकी द्रव होता है उसको सीरम कहते हैं। थक्का बनने के बाद द्रव को कहते हैं सीरम। ओके, चलिए अब आते हैं ब्लड क्लॉटिंग, अब ब्लड क्लॉटिंग की कैसे होता है, अब इसको जान लेते हैं, ये प्रोसेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि टूटे फूटे या कटे फटे जो भी ऊतक हैं, ऊतक कोशिकाओं से रक्त बहने के बाद प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्लोबुलिन, जिसे कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, के मिलने पर थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम मुक्त होता है। यानी कि जो टूटे फूटे या कटे फटे ऊतक कोशिकाएं हैं उनसे जब रक्त बहता है तो रक्त बहने के बाद प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा ग्लोबुलिन है, प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्लोबुलिन, अब ये भी प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ठीक है, जो कि आपके प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्लोबुलिन ये आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम मुक्त होता है, यानी कि निकलता है, फ्री होता है, निकलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या निकलता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलता है। ओके, अब ये एंजाइम मुक्त होता है जब प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्लोबुलिन मिलते हैं। अब ये जो प्लाज्मा ग्लोबुलिन है इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में AHF बोला जाता है। अब क्या हुआ कि अब जो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकला, ठीक है, अब क्या होगा, प्लेटलेट्स, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोकाइनेज के एक साथ मिलने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ग्लोबुलिन के मिलने से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम मुक्त हुआ, ठीक है। अब इन तीनों के मिलने से, यानी कि आपका ये प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोकाइनेज, इन तीनों के मिलने से अब क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, ठीक है। अब इन तीनों के मिलने से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ग्लोबुलिन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अब क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में मौजूद कैल्शियम और जो ब्लड फैक्टर्स हैं तथा प्लाज्मा में जो स्थित प्रोथ्रोम्बिन है, इनसे मिलकर के एक नया पदार्थ में बदल जाता है। यानी कि जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये आप क्या करेगा, ये जो रक्त में कैल्शियम है और जो उसमें ब्लड फैक्टर्स हैं और जो प्लाज्मा में स्थित प्रोथ्रोम्बिन है, अब इनसे मिल जाएगा और मिल करके एक नए पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कि
थ्रोम्बिन कहते हैं। यानी कि अब ये कह सकते हो कि जो ये प्लास्टिन है ये किस किस से मिलेगा, कैल्शियम, कैल्शियम से मिलेगा, ठीक है, और किससे मिलेगा, ब्लड फैक्टर्स जो उसमें होंगे इनसे मिलेगा, और किससे मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन से। ठीक है, अब ये जो है प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, ब्लड फैक्टर्स, इनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा और फिर जो है एक नए पदार्थ में बदल जाता है। वो क्या है, थ्रोम्बिन। जो नया पदार्थ बनेगा उसे बोलते हैं थ्रोम्बिन। अब क्या होगा, अब जो थ्रोम्बिन है ये भी एक सक्रिय एंजाइम है। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या है, ये एक सक्रिय एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब क्या होगा कि चूंकि थ्रोम्बिन एक सक्रिय एंजाइम है जो कि प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन, वो भी प्रोटीन है जो कि अभी पहले बताया था, फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो अब जो ये थ्रोम्बिन है ये जो है प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पर क्रिया करता है और एक आघुलनशील तंतुमय पदार्थ का निर्माण करता है जिसे कि फाइब्रिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो थ्रोम्बिन है ये किस पर जो है एक्ट करेगा, क्रिया करेगा, ये जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पर क्रिया करेगा। ये थ्रोम्बिन किस पर क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा फाइब्रिनोजन पर। ओके, फाइब्रिनोजन पर ये क्रिया करेगा, थ्रोम्बिन इस पर क्रिया करेगा और क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका एक नया पदार्थ बनेगा जो कि आघुलनशील पदार्थ का निर्माण करेगा जो कि कहलाएगा फाइब्रिन। ओके, अब ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन के तंतु या जो फाइब्रिन का निर्माण हो रहा है, अब इसके तंतु आपस में मिल करके आपस में फंस करके एक नेट बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, जिसमें कि लाल और जो सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है वो फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन है ये नेट लाइक संरचना होती है, जाल के जैसी संरचना होती है, जाल जैसी संरचना बन जाती है। यानी कि जो फाइब्रिन के तंतु हैं आपस में मिलकर के जाल जैसी संरचना बना लेते हैं और जिससे क्या होता है कि रक्त का थक्का बन जाता है, मींस ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। ओके, तो यहां पर आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हो कि जो प्लेटलेट्स है वो प्लाज्मा ग्लोबुलिन से मिलता है, इनसे मिलने के बाद में जब ये दोनों मिलते हैं तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम निकलता है, फिर अब तीनों मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, ये कैल्शियम, ब्लड फैक्टर्स और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है और थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। और थ्रोम्बिन क्या, एक एंजाइम है जो कि अब फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है और फाइब्रिन का निर्माण करता है जो कि एक जाल जैसी संरचना होती है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है और इस तरीके से रक्त का थक्का बन जाता है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ये रक्त का जो थक्का है वो सिकुड़ जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और सीरम उससे अलग हो जाता है। अब सीरम क्या है, वो ऐसा प्लाज्मा है जिसमें कि फाइब्रिनोजन अलग हो गया होता है। यानी कि जो ये रक्त का थक्का बन रहा है इसमें क्या होगा, सीरम और फाइब्रिनोजन दोनों होगा। ये जो आपका ये रक्त का थक्का बन रहा है इसमें दोनों चीजें होंगी, इसमें फाइब्रिनोजन रहेगा और इसमें सीरम भी रहेगा, दोनों चीजें हैं रक्त के थक्के में। ठीक है, अब जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कुछ समय बाद रक्त का जो थक्का है वो सिकुड़ जाएगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन
यानी कि संकुचन के बाद अब संकुचन के बाद क्या होगा कि जो रक्त का थक्का है, मतलब रक्त के थक्के में संकुचन के बाद जो संकुचन हो रहा है, ये किस में हो रहा है? रक्त के थक्के में हो रहा है। अब संकुचन के बाद में क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन से सीरम है वो अलग हो जाता है। मीन्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइब्रिनोजन माइनस सीरम। ठीक है, अब फाइब्रिनोजन से सीरम क्या हो गया? वो अलग हो गया। तो अब ये कह सकते हो कि जो सीरम है, ये सीरम, ये एक ऐसा प्लाज्मा है जिसमें कि फाइब्रिनोजन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सीरम, अब फाइब्रिनोजन से सीरम अलग हो गया तो दोनों अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं ग्लोबुलिन्स, जो कि प्रोटीन्स हैं। इन्हें इनकी संरचना एवं कार्य के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये जब हमने ब्लड पढ़ाया था तो उसमें बताया था अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के ग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये मतलब ये प्रोटीन है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये यकृत द्वारा बनते हैं, यानी कि लिवर के द्वारा बनते हैं। अल्फा, अल्फा को ऐसे भी लिखते हैं और बीटा को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है कहां बनते हैं? ये लिवर में बनते हैं, यानी कि यकृत में, यकृत के द्वारा बनते हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये लिवर में बनते हैं। और जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, या फिर इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, जो गामा ग्लोबुलिन है, गामा इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, इस तरीके से गामा ग्लोबुलिन। इसको क्या कहते हैं? इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गामा ग्लोबुलिन है, ये आपकी एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। ओके, जो कि जैसे कि खसरा हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियोमाइलिटिस है, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, संक्रमण की वजह से हो रहा है, ऐसे रोगों को रोकने में ये सहायता करती है। क्योंकि हमारे शरीर को, हम जो एंटीबॉडी है, जो एंटीजन हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, तो उनसे हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है वही लड़ करके उनको खत्म करती हैं। तो जो गामा ग्लोबुलिन है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के रूप में काम करती हैं और हमें रोगों से बचाती हैं, संक्रमण से बचाती हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जो रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने बात की थी, थ्रोम्बोप्लास्टिन की अगर कमी होती है तो क्या होता है? रक्त का बहना नहीं रुकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहे थे, तो अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा, रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहे थे, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन ही आपका कैल्शियम ब्लड फैक्टर्स और प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर के थ्रोम्बिन बनाता है और उसके आगे फर्दर प्रोसेस होती है। तो अगर रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाएगी तो रक्त का बहना नहीं रुकेगा। ठीक है, और इसको बनने के लिए, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के बनने के लिए। ओके, तो ये आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? फाइब्रिनोजन की जरूरत पड़ती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, आपने लास्ट में भी देखा, क्योंकि फाइब्रिनोजन ही फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर रही थी और थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए भी बनने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण आपका यकृत में होता है, यानी कि लिवर में होता है। और ये जो तत्व है, यानी कि फाइब्रिनोजन, ये हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और हमारे घावों को भरने में मदद करता है। ओके,
तो ये हो गया रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो बात करते हैं कि जो रक्त का थक्का बनता है, इसमें यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो समय लगता है, टाइम, वो है आपका लगता है 2 से 5 मिनट का समय लगता है रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क मानव में यानी कि एडल्ट पीपल में अस्थि मज्जा में होता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, और भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। यानी कि जब लाल रक्त यानी कि अगर एडल्ट पर्सन है, एडल्ट में क्या होता है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है, और भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो फेज में क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर में होता है, एम्ब्रियो फेज में होता है, तो उस अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है इसका निर्माण। तो ये चीज क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण एडल्ट में यानी कि वयस्क में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसे कि बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो में होता है, और बच्चे में यानी कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था या फिर इसको एम्ब्रियोनिक फेज भी बोल सकते हैं, इस अवस्था में कहां पर होता है, ये प्लीहा या यकृत में होता है। प्लीहा जिसे कि हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, सॉरी, ओके, प्लीहा या फिर यकृत में यानी कि लिवर में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एडल्ट में पूछा जाता है देन आप बोन मैरो बताइएगा, अगर एम्ब्रियोनिक फेज पूछा जाता है देन स्प्लीन या फिर लिवर में होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये लाल रक्त कोशिका है यानी कि जो आरबीसी है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और है, इसमें क्या है, केंद्रक, पता नहीं मुझे याद नहीं कि आप लोगों को मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कि आरबीसी में क्या होता है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं होता है आरबीसी में, लाल रक्त कोशिका में। लेकिन जैसे ऊंट है, जिराफ है और लामा है, इनकी जो लाल रक्त कोशिका है उनमें केंद्रक पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है, वैसे तो अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट, जिराफ, लामा, ये जाति हैं जानवरों की, इनकी जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक रहता है। और सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो आपकी हाथी में पाई जाती है, और सबसे छोटी आरबीसी वो कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। सबसे, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप समझ सकते हो जो कि पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी आरबीसी ये आपकी हाथी में पाई जाती है, और सबसे छोटी ये पाई जाती है कस्तूरी हिरण में। ओके, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और लाल रक्त कण यानी कि जो आरबीसी हुए वो यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। इसी वजह से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए, ये हो गया। अब रक्त विघटन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्त विघटन,
ठीक है। अव्यक्त विघटन का मतलब है कि जो आरबीसी का इनका टूटना, ठीक है, इनका नष्ट होना। तो बिलिरुबिन जो है ये पीले रंग का एक पदार्थ होता है। बिलिरुबिन ये रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और जब ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं जब ये मृत हो जाती हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं, तो लिवर इनको रक्त से फिल्टर कर देता है। ठीक है। जब लिवर में कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। ठीक है। बिलिरुबिन ये जो है ये क्या होता है, ये एक पीले रंग का पदार्थ है। पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं में, ब्लड सेल्स में। ठीक है, ये रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जब ये कोशिकाएं यानी जो रक्त कोशिकाएं हैं जब ये मृत हो जाती हैं तो लिवर क्या होता है, इनको रक्त से फिल्टर कर देता है, यानी कि बिलिरुबिन को रक्त से निकाल देता है, फिल्टर करके निकाल देता है। जब जो है आपकी रक्त कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो, ठीक है, तो इनको फिल्टर कर देता है। अब क्या होता है, जब लिवर में कुछ दिक्कत आ गई तो क्या होता है, ये प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती, यानी कि जो फिल्टर करने का काम है वो ठीक से नहीं हो पाता है और बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। यानी कि रक्त में आपके बिलिरुबिन फिल्टर न होने के कारण ये जो है बढ़ने लगता है। जब आपका लिवर प्रॉब्लम होती है, लिवर में कोई समस्या है तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी कि फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल, बिलिरुबिन ये क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। ठीक है। अब इसी के चलते क्या होता है कि जो त्वचा है वो पीली नजर आने लगती है और लिवर में गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम है ही, तो बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है, इसकी वजह से पीलिया हो जाता है। यानी कि जो जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपने सुना होगा कि इसमें जो टेस्ट करवाया जाता है वो बिलिरुबिन का टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो बिलिरुबिन का अगर जो है लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ आपको जॉइंडिस है। तो ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। ठीक है। और जॉइंडिस को, और जो ये बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो इसी को जॉइंडिस या फिर पीलिया रोग कहते हैं। मतलब इसी की वजह से जब बिलिरुबिन बढ़ता है इसकी वजह से पीलिया होता है, यानी कि जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यही है कि जब रक्त का विघटन, चूंकि नॉर्मली क्या होता है, जो रक्त कोशिकाएं हैं तो वो जो मृत हो गई तो नॉर्मली क्या होती है, प्रोसेस जो है उसको वो फिल्टर करके निकाल देता है, तो नॉर्मल तो ये रहता है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और इसकी वजह से ये जॉइंडिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा और भी कारण हैं जॉइंडिस होने के, जैसे कि हेपेटाइटिस अगर हो गया है तो उसमें भी लिवर अफेक्ट होता है, पैनक्रियाज का कैंसर हो गया या फिर बाइल डक्ट जो है वो अगर बंद हो गया तो उसकी वजह से भी जॉइंडिस हो जाता है। अल्कोहल की वजह से लिवर की प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जो है गंदा पानी है या फिर दूषित वस्तुएं हैं उनको खाने और पीने से भी हो सकता है, और कुछ दवाओं के चलते भी ये समस्या हो सकती है। ठीक है। तो ये था एक। फिर इसके बाद में है कि देखिए हमारे, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में जो आरबीसी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये कोशिकाएं क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के हृदय और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो हमने इसके पहले ही बताया था आपको कि जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है लेकर के वो हृदय में पहुंचाती हैं। फेफड़ों से जो शुद्ध किया हुआ ऑक्सीजन है उसको हृदय, और हृदय से फिर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
अब बोन मैरो में इन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यदि किसी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण हो रहा है, लेकिन 120 दिन के बाद में वो नष्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद में उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि किसी के शरीर में अगर मान लीजिए लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य मात्रा से कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना ही है कि कहते ही हैं कि एनीमिया किसकी वजह से होता है, रक्त की कमी की वजह से होता है। तो अनीमिया में ये तभी होता है जब जो रक्त है आपका, यानी कि जो लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी है, वो सामान्य से कम होता है, तब ये कंडीशन आती है। तब एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होता है, जब एनीमिया हो गया है तो अब शरीर के सभी ऊतक और अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जाहिर सी बात है, आरबीसी अगर की मात्रा कम हो गई है, चूंकि वही ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है, तो अब क्या होगा, जब उसकी मात्रा कम हो गई तो सभी ऊतक और अंग में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। अब पर्याप्त ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, शरीर उस स्तर से काम करने में सक्षम नहीं हो पाता है। जिस तरीके से आपका शरीर काम करता है तो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। इस वजह से आपने सुना ही होगा कि अनीमिया में क्या होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर पहले के जैसा नहीं रह जाता है। अब जब लाल रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन है, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है, उसकी तुलना में इनकी जो क्षति हो रही, यानी कि रक्त का जो बनने वाली प्रोसेस है, तो उसकी तुलना में रक्त के विघटन की जो प्रोसेस है वो अगर अधिक होने लगती है, यानी कि बनने से ज्यादा वो नष्ट अगर हो रहा है, वो डैमेज अगर होने लगता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है हीमोलिटिक अनीमिया। इसको हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। क्या होता है कि आरबीसी के उत्पादन की तुलना में इनकी क्षति अधिक होने लगती है, यानी कि ये अधिक डैमेज होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, अधिक होने लगती है, तो फिर इसको बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अनीमिया में भी कई टाइप्स की अनीमिया होती हैं। तो इसको जब उत्पादन की तुलना में उनकी क्षति अधिक होने लगती है तो इसको बोलते हैं हेमोलिटिक अनीमिया। ओके, अब हमारा शरीर क्या होता है, आमतौर पर हेमोलिसिस नामक एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से जो पुरानी या फिर जो डैमेज हो गई लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करता रहता है, कि 120 दिन के बाद में वो नष्ट होती रहती हैं। तो जो पुरानी या फिर जो डैमेज हो गई आरबीसी हैं, तो उनका जो ये नष्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चलती रहती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, जिसे कि हेमोलिसिस बोलते हैं। हेमोलिसिस। हेमोलिसिस इसमें क्या होता है कि जो पुरानी और दोषपूर्ण का मतलब है कि जो डैमेज हो गई हैं, ठीक है, डैमेज यानी दोषपूर्ण जो आरबीसी हैं वो क्या होता है, नष्ट होती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो हीमोलिटिक अनीमिया तब होता है जब शरीर में बहुत अधिक हेमोलिसिस होने लगता है, यानी जो ये हेमोलिसिस की प्रोसेस है, यानी कि आरबीसी का जो नष्ट होना, ये जब बहुत अधिक होने लगता है,
तो अगर हेमोलिसिस की प्रोसेस ज़्यादा होने लगती है तो आपकी जो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या है वो कम हो जाती है। नॉर्मली तो ये प्रोसेस अगर चल रही है देन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब ये प्रोसेस नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है, अधिक हेमोलिसिस होने लगता है, तब फिर क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रक्त का विघटन। तो यहाँ पर हमने रक्त के जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ लिया है और रक्त का विघटन। अब पूरी तरीके से हमारा जो ये वाला टॉपिक था रक्त परिसंचरण तंत्र, ये खत्म हो गया है। इसमें हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया और ब्लड के बारे में भी हम, और रक्त का जो है निर्माण कैसे होता है ये तो स्टार्टिंग में हमने बता ही दिया था। उसके जो कंपोनेंट्स थे और सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। तो आपका सब कुछ हो गया, निर्माण हो गया है, जमना हो गया है और इनका विघटन हो गया है, और ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया है। चलिए फिर आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।